हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईएससी क्लास 12 चैप्टर नंबर 15 बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड एक्सचेंज रेट। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का एग्जाम नज़दीक है, ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा आप लोगों की। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग की। मीनिंग ऑफ व्हाट? मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। Balance of payment, it is a systematic record of all economic transactions between the residents of one country and the residents of other countries. दो अलग अलग कंट्री के रेजिडेंट्स के बीच में जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड इज व्हाट कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो दो कंट्री के रेजिडेंट्स के बीच में ट्रांजेक्शन जरूरी है, इसका मतलब वहां फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है। क्लियर? नेक्स्ट इज व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो सबसे पहले है इसमें दो अकाउंट होते हैं, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कितने अकाउंट होते हैं? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अब जो करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस आती है जिससे कंट्री की एसेट्स और लायबिलिटीज का स्टेटस अफेक्ट नहीं होता, और कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस आएंगी जिससे उनकी एसेट्स और लायबिलिटी का स्टेटस अफेक्ट होगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, यहां पे एसेट्स और लायबिलिटी का स्टेटस अफेक्ट नहीं होगा और यहां पर होगा। अच्छा, एक और पॉइंट यहां पे याद रखिएगा, अगर फॉरेन करेंसी आएगा, अगर फॉरेन करेंसी आएगा तो क्या बोलेंगे? क्रेडिट। इफ कम्स इन, इफ फॉरेन करेंसी कम्स इन तो उसको क्रेडिट बोलेंगे, और गोज आउट को क्या बोलेंगे? को डेबिट बोलेंगे। तो यहां याद रखिएगा, यहां पर अगर फॉरेन करेंसी कंट्री में आई तो क्रेडिट और गई तो डेबिट। अब हम बात करते हैं करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट में क्या क्या आएगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स एंड इनकम रिसीट्स। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, करेंट अकाउंट में क्या आएगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का मतलब वन साइडेड ट्रांसफर, लाइक हमें गिफ्ट्स ग्रांट्स या तो मिले या हम लोगों ने दिए। ऐसे ही इनकम रिसीट्स, इनकम रिसीट्स मतलब लैंड, हमारे लैंड लेबर कैपिटल ने कितना फॉरेन से कमाया या उनके लैंड लेबर कैपिटल ने हमारे यहां से कितना कमाया। क्लियर? तो ये पॉइंट आपका हो गया हमारा करंट अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? अच्छा, आप कहेंगे कि सर हमने तो अकाउंट्स में पढ़ा था डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहां ऐसा नहीं है, आपको यहां अकाउंट्स का रूल नहीं लगाना है, आपको केवल याद रखना है कि कम्स इन अगर फॉरेन करेंसी कंट्री में आ रहा है तो ये हमारे लिए क्रेडिट है, और अगर हमारे यहां से जा रहा है तो हमारे लिए वो डेबिट है। इसको याद रखिए। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के अंदर आपका क्या आएगा? वो ट्रांजैक्शंस आएंगी जो कंट्री की एसेट और लायबिलिटी को अफेक्ट करती हैं। अब इसमें क्या क्या आएगा? बोरोइंग्स आएगा, सेल ऑफ एसेट्स आएगा, या लैंडिंग्स आएगा कि हमने लैंडिंग की है अब्रॉड में, या फिर हमने वहां से या तो बोरो कराया या लैंडिंग कराया। ऐसे या तो हमने एसेट्स को सेल कराया या एसेट्स को बाय किया है। अच्छा, डिसइन्वेस्टमेंट भी कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब सॉरी इन्वेस्टमेंट भी आपका कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट है। तो इन्वेस्टमेंट में एफडीआई और एफआईआई। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो है ना, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। जो पहला वाला है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसको बैलेंस ऑफ मर्चेंडाइज या बैलेंस ऑफ विजिबल भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्लियर? तो ये तो हमने बात की कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट की, और ये हमने बात की कैपिटल अकाउंट की। अब हम बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, ऑटोनॉमस फ्लोज एंड एकोमोडेटिंग कैपिटल फ्लोज। अच्छा, ये जो बोरोइंग की जो हम बात करते हैं ना, बोरोइंग की, तो बोरोइंग के कई रीजंस हो सकते हैं। बोरोइंग आपका असिस्टेंस पर्पज के लिए भी हो सकता है या फिर कॉमर्शियल पर्पज के लिए भी हो सकता है। और जो एफडीआई होती है, एफडीआई का मतलब है जब उन लोगों ने हमारे यहाँ पे जैसे अपने स्टोर्स खोले या अपनी फैक्ट्रीज लगाई तो क्या बोला जाएगा? एफडीआई। और अगर उन्होंने हमारे यहाँ की शेयर मार्केट में पैसा लगाया तो इसको बोलेंगे एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट हो गया। इससे हमारी एसेट्स और लायबिलिटी का स्टेटस अफेक्ट होगा, इसके थ्रू नहीं होगा। इसमें जो पहले वाला इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इसको बैलेंस ऑफ विजिबल या बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ मर्चेंडाइज भी कहते हैं। क्लियर? अब पॉइंट आता है हमारा ऑटोनॉमस फ्लोज एंड एकोमोडेटिंग कैपिटल फ्लोज। आपने कहा सर ये क्या है? ऑटोनॉमस फ्लोज वो फ्लोज होते हैं, ऑटोनॉमस फ्लोज वो फ्लोज होते हैं जिनकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसिक्लियम आएगा। ऑटोनॉमस फ्लोज को प्राइवेट सेक्टर करता है। अब जैसे मान लीजिए टाटा ने किसी फॉरेन की कंपनी को बाय कर लिया, तो कंपनी को जो बाय किया है तो हमारे यहां से फॉरेन करेंसी चली जाएगी, मतलब डेबिट हो जाएगी। तो जब ये फॉरेन करेंसी गई, इससे डिसिक्लियम आया अनफेवरेबल,
तो ये इसका जो, इसको कौन सा फ्लो बोलेंगे हम, ऑटोनमस। बट उसको एडजस्ट करने के लिए जो, अगर हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है या तो वर्ल्ड बैंक से लोन ले रही है, बोरो कर रही है अब्रॉड से, या अपने ऑफिशियल रिजर्व्स के थ्रू उसको फिल कर रही है, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एकोमोडेटिंग फ्लोज। तो एकोमोडेटिंग फ्लोज जो होते हैं इनको गवर्नमेंट कर रही है, इनकी वजह से फ्लक्चुएशन आ रहा है, इनकी वजह से फ्लक्चुएशन हट रहा है। ओके, तो गवर्नमेंट को क्या करना है, या तो बोरोइंग करेगी या फिर अपने ऑफिशियल रिजर्व्स के थ्रू इसको फिल करेगी। तो इसका मतलब अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट आएगा तो यहां पे जितना डेफिसिट आएगा उतना इक्विवेलेंट यहां पे आपके ऑफिशियल रिजर्व से या तो पैसा आएगा या फिर बोरोइंग किया जाएगा, सो दैट द टोटल ऑफ दीज टू विल बिकम जीरो। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेस। क्लियर? तो इसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर हो गया ये पॉइंट? नेक्स्ट हमारा है डिसइक्विलिब्रियम अगर होता है तो डिसइक्विलिब्रियम कब होगा, जब फॉरेन करेंसी जाए ज्यादा और आए कम, मतलब डेबिट ज्यादा हुई और क्रेडिट कम हुई। तो डिसइक्विलिब्रियम के रीजन क्या है, या तो हमारे यहाँ फॉरेन की डिमांड घट गई है, वो हमसे कम खरीद रहे हैं, या फिर हमारे यहाँ इन्फ्लेशन आ गया बहुत ज्यादा, हमारे यहाँ चीजों के रेट बढ़ गए हैं जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन से इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से फॉरेन करेंसी ज्यादा जा रहा है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। अगर हम डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हैं, फॉरेन से बड़ी बड़ी मशीन्स को खरीद रहे हैं, तब भी फॉरेन करेंसी ज्यादा जा रहा है। देन आपका इंक्रीज कॉस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट फर्म्स। हमारी एक्सपोर्ट फर्म्स की जो कॉस्ट है बढ़ रही है, जिसकी वजह से वो उनका सामान महंगा हो गया है, जिसकी वजह से वो सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे पास फॉरेन करेंसी कम आएगी। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन सप्लाई, या फिर किसी भी वजह से हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम हो गया है, एग्रीकल्चर के अंदर ड्रॉट है, या फिर आपका जैसे फेमाइंस वगैरह, या फिर मान लीजिए कोई और कोई नेचुरल कैलामिटी की वजह से आपका जो प्रोडक्शन कम हो गया, हमें फॉरेन से खरीदना पड़ रहा है। एंड एप्रिसिएशन ऑफ द होम करेंसी। अगर हमारा रुपी, लाइक इंडिया के लिए बात करें तो रुपी अगर स्ट्रांग हो जाता है, एप्रिशिएट कर जाता है, तो इससे हम लोगों के लिए उनकी मार्केट सस्ती हो जाती है, तो हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, बट हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि उन लोगों के लिए हमारी मार्केट महंगी हो गई है, वो हमसे कम खरीदेंगे। नेक्स्ट इज आपका डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब हम बड़ी महंगी महंगी चीजें फॉरेन की जो हैं उनको हम लाइक कर रहे हैं, उनको खरीद रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि फॉरेन करेंसी हमारे कंट्री से ज्यादा जाएगा। क्लियर? तो ये सब रीजंस हैं व्हाई देयर इज अ डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब पॉइंट आता है हाउ टू करेक्ट इट। हम इसको करेक्ट कैसे करें? पहला है आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, जब हमारी होम करेंसी वीक हो जाती है ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई, तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो जब हमारा रुपी वीक हो जाएगा तो क्या होगा, उससे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ने लगेंगे। आपने कहा सर कैसे? जब हमारा रुपी वीक होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि उनका डॉलर स्ट्रांग हो गया है, तो उन लोगों के लिए हमारी मार्केट सस्ती हो गई है, तो वो क्या करेंगे, हमसे ज्यादा खरीदेंगे, तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, तो इससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इक्विलिब्रियम में आएगा। या फिर डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन अंडर द फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, जब गवर्नमेंट इंटेंशनली रुपी को वीक कर दे, इंटेंशनली मतलब हमारा जो सेंट्रल बैंक है ऑफिशियल एक्शन के थ्रू उसको वीक कर देता है, किसको, रुपी को, तो उससे क्या होगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। या फिर इंपोर्ट पे कंट्रोल किया जाए, इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाए कि फॉरेन से ज्यादा नहीं खरीद रहे हैं, या फिर एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाए सामान, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स लगाई जाए। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं आप जो चीज फॉरेन से खरीदना चाहते हैं उसे अपने कंट्री में ही प्रोड्यूस करने पे आप ज्यादा एक तरह से मोटिवेट कर सकते हैं फर्म्स को। देन इज टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ला सकते हैं। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है कि आप इजी लोन मत दीजिए ताकि इकोनॉमी के अंदर मनी फ्लो थोड़ा कम हो जाए। देन इज फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी में क्या कर सकती है गवर्नमेंट, फिजिकल मतलब गवर्नमेंट बजट के थ्रू, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपने खर्चे कम कर लेगी और टैक्सेस बढ़ा देगी ताकि लोगों के पास से मनी फ्लो कम हो जाए। तो ये डिफरेंट वेज है जिसके थ्रू हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। अगला है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट? ये हमारा टॉपिक यहां तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्सचेंज रेट। What is exchange rate? It is the measurement of the number of units of one currency which are to be exchanged in the foreign market to take one unit of another. मतलब दूसरी कंट्री की करेंसी की एक यूनिट लेने के लिए आपको अपनी कंट्री की करेंसी की कितनी यूनिट्स देनी है, दैट इज व्हाट कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या होता है फिक्स, मतलब इसका ये दो टाइप का होता है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम और दूसरा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। जब एक्सचेंज रेट का डिटरमाइन कौन करता है, ऑफिशियल एक्शन के थ्रू कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो डिसाइड करता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। और दूसरा है फ्लेक्सिबल, जब डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू उसका रेट डिसाइड होगा तो दैट इज व्हाट कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब अगला टॉपिक आता है क्लीन फ्लोटिंग एंड डर्टी फ्लोटिंग। अगर मान लीजिए जैसे इंडिया का रेफरेंस में हम बोलते हैं, मान लीजिए आरबीआई ने
जो डिटर्मिनेशन ऑफ डॉलर का जो रेट है इन कंपैरिजन टू रूपी फ्री छोड़ दिया है, थ्रू डिमांड एंड सप्लाई ही डिटरमाइन होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम? क्लीन फ्लोटिंग। अगर मान लीजिए ऐसा करते हैं तो, बट अगर कंडीशन ये है कि वैसे तो फ्री ही रहेगा, बट अगर एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन आएगी बियॉन्ड ए प्रेस्क्राइब्ड लिमिट, जो एक लिमिट आरबीआई ने डिसाइड की, इस लिमिट के अंडर रहेगा वो, तो आरबीआई को एक्शन नहीं लेगा। बट बियॉन्ड ए लिमिट बहुत ज्यादा एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन ऊपर या नीचे की तरफ आएगी तो आरबीआई विल टेक एक्शन। अगर वो डॉलर बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा ऑन ए पर्टिकुलर डे, तो आरबीआई क्या करेगा? उसको सेल करेगा ताकि उसका रेट नीचे आए, और एबनॉर्मली गिर जाएगा डॉलर का रेट तो आरबीआई उसको बाय करेगा ताकि उसका रेट ऊपर आ जाए। तो आरबीआई के पास ये पावर्स अगर हैं एबनॉर्मल सिचुएशन को डील करने की, तो उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे हम? डर्टी फ्लोटिंग और मैनेज फ्लोटिंग। क्लियर? तो इसको हम बोलेंगे डर्टी फ्लोटिंग या मैनेज फ्लोटिंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, चार टर्म्स है हमारी, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन और उनका इफेक्ट्स ऑन द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। ध्यान से समझिएगा, अगर डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होम करेंसी, लाइक इंडिया की रेफरेंस में बात करते हैं, अगर रुपी या होम करेंसी वीक हो जाती है डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, तो इसको क्या बोलते हैं हम? डेप्रिसिएशन। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा? डेप्रिसिएशन का मतलब है कि मान लीजिए पहले हमें 85 रुपीज डॉलर के लिए देने पड़ रहे थे, अब हमें 90 रुपीज देने पड़ रहे हैं, मान लीजिए, अज्यूम करते हैं, तो क्या होगा? हमें ज्यादा देना पड़ रहा है, मतलब रुपी वीक हो गया, $1 के बदले में हमें ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं। तो जब डेप्रिसिएशन हो जाता है तो इससे क्या होगा? हम लोगों के लिए उनकी मार्केट महंगी हो गई तो हम इंपोर्ट कम करेंगे, बट उन लोगों के लिए हमारी मार्केट सस्ती होगी, उनको $1 के बदले में 90 रुपीज मिल रहे, तो क्या होगा? वो हमसे ज्यादा खरीदेंगे तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, अगर डिमांड एंड सप्लाई की वजह से रुपी स्ट्रांग हो जाए, तो अगर रुपी स्ट्रांग हो गया, मान लीजिए अब 80 रुपीज का हो गया, मान लीजिए 85 का चल रहा था, 80 का हो गया, तो क्या होगा? अगर मान लो रुपी स्ट्रांग हो गया, अब हमें कम रुपए देने पड़ेंगे, तो हम लोगों के लिए उनकी मार्केट सस्ती हो गई है, तो हम क्या करेंगे? हम उनसे ज्यादा खरीदेंगे, तो इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे और एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन। अगर गवर्नमेंट एक्शन, मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पे अगर आरबीआई ऑफिशियल एक्शन के थ्रू अगर रुपी को वीक कर देता है इंटेंशनली, तो गवर्नमेंट एक्शन के थ्रू हुआ है, तो उसको बोलेंगे डिवैल्यूएशन। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इंपोर्ट्स घटेंगे। और रिवैल्यूएशन की बात करें, अगर उन्होंने रुपी को स्ट्रांग किया है ऑफिशियल एक्शन के थ्रू आरबीआई ने, तो क्या हो जाएगा कि इससे हमारे एक्सपोर्ट जो हैं वो क्या हो जाएंगे? रीवैल्यू, मतलब रुपी स्ट्रांग हुआ है, तो रुपी स्ट्रांग होने का मतलब है हम लोगों के लिए उनकी मार्केट सस्ती हो गई, तो हम इंपोर्ट्स बढ़ाएंगे और एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। तो ये मैंने इसके इफेक्ट्स आपसे डिस्कस किए। अब हम डिटरमाइन करेंगे एक्सचेंज रेट इन द फ्री मार्केट, दैट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, थ्रू ए ग्राफ। तो आप जरा ग्राफ देखिए। देखिए, सबसे पहले एक हमने ग्राफ बनाया, यहां पे हमने क्या लिया? एक्सचेंज रेट। क्या लिया बोलिए? एक्सचेंज रेट। और यहां पे हम क्या लिखेंगे? क्वांटिटी। क्वांटिटी किसकी? डॉलर की। तो ये क्या है? हमारा डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और ये क्या है? सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग होता है। किसका? एक्सचेंज रेट का। मतलब डॉलर का डिमांड का जो है डाउनवर्ड रहेगा, सप्लाई अपवर्ड रहेगा। डिमांड कैसे? जैसे जैसे डॉलर का रेट बढ़ेगा उसकी डिमांड घटती जाएगी, और घटता जाएगा तो उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। बट सप्लाई की बात करें, अगर सेलर्स की बात करें, तो अगर डॉलर बढ़ेगा तो हम ज्यादा सेल करेंगे, घटेगा तो कम। तो इस सेलर के व्यू पॉइंट से अलग है और बायर के व्यू पॉइंट से अलग है। तो वही सेम है जैसे आपने प्राइस का और डिमांड का किया था, डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग और सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग। तो आप क्या बोलेंगे? एक्सचेंज रेट का और डिमांड का कैसा रिलेशन है? एक्सचेंज रेट के साथ आपका जो डॉलर की डिमांड का कैसा रिलेशन है? इनवर्स। मतलब अगर एक्सचेंज रेट अप तो डॉलर की डिमांड डाउन, और डाउन तो डॉलर की डिमांड अप। बट सप्लाई की बात करें तो सेलर्स क्या करेंगे? अगर डॉलर अप तो ज्यादा सेल करेंगे, डॉलर कम तो कम सेल करेंगे। क्लियर? तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज व्हाट कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये आर आ गया और ये क्यू आ गया। आर मतलब इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, और ये क्वांटिटी। तो आपने कहा सर अगर ये ऊपर चला जाएगा तो कौन सी सिचुएशन क्रिएट कर देगा? अगर मान लो डॉलर का रेट अचानक ऊपर चला गया तो क्या होगा? ऊपर चला गया तो सेलर ज्यादा है और बायर कम है, तो कौन सी सिचुएशन क्रिएट होगी? एक्सेस। बताइए, एक्सेस सप्लाई। और सप्लाई तो क्या होगा? रेट डाउन आएगा, मतलब एक्सचेंज रेट गिरेगा। एक्सचेंज रेट गिरने से डिमांड में क्या आ जाएगा? एक्सटेंशन, एक्सपेंशन, एंड यहां पे क्या आ जाएगा बोलिए? कॉन्ट्रैक्शन। और अगर रेट नीचे चला जाए तो क्या होगा?
अगर डॉलर का रेट नीचे चला जाए तो कौन सी सिचुएशन क्रिएट कर देगा? एक्सेस डिमांड। क्लियर? तो डॉलर जब एक्सेस डिमांड है तो रेट ऊपर जाएगा, जब रेट ऊपर जाएगा तो डिमांड में क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन, और सप्लाई में क्या आ जाएगा? एक्सपेंशन। ओके, तो ये आपका डिटर्मिनेशन हो गया इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट का। बट क्या होगा अगर इसमें या तो डिमांड में चेंज आ जाए, डिमांड बढ़ जाए, या सप्लाई बढ़ जाए, तो क्या होगा? तो मैं दो अलग अलग ग्राफ बना के दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिए। बुक में एक ही ग्राफ बना रखा है, मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया है ताकि आपको समझ में जल्दी आ जाए। यहां पे हमने क्या लिया? एक्सचेंज रेट, और यहां पे हमने क्या लिया? क्वांटिटी। किसकी? बोलिए, डॉलर की। तो ये डिमांड हो गया, ये सप्लाई हो गया। अब ये कहां डिटरमाइन हुआ? यहां पे ई पॉइंट पे, और ये आपका हो गया आर, और ये हमारा हो गया क्यू। अब क्या होगा अगर डिमांड बढ़ जाए तो क्या होगा? डिमांड बढ़ने से हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया ई1। तो ई1 पे हम देखेंगे कि इनिशियल एक्सचेंज रेट पे हमारा ये एक्सेस डिमांड का सिचुएशन है, तो रेट ऊपर जाएगा। रेट ऊपर जाएगा तो डिमांड में क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। सप्लाई में क्या आ जाएगा? एक्सटेंशन। तो हमारा नया एक्सचेंज रेट यहां आ गया R1, और क्वांटिटी क्या हो गया हमारा? Q1। तो यहां पे क्या हुआ है? डॉलर महंगा हुआ है। डॉलर महंगा होने का क्या मतलब है? एक्सचेंज रेट ऊपर चला गया है, तो एक्सचेंज रेट ऊपर जाने का मतलब है डॉलर महंगा हो गया, तो मतलब रूपी क्या हो गया? वीक। तो इसको डेप्रिसिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी, ऑफ होम करेंसी। अभी आपने कहा आपने तो बढ़ाया, अब आप डेप्रिशिएट लिख रहे हो। डॉलर महंगा होने का मतलब उल्टा कर लीजिए, डॉलर महंगा तो इसका मतलब रूपी वीक, मतलब डेप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई। तो एक्सपोर्ट्स क्या होंगे? बोलिए, एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे? हमारे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम उन लोगों के लिए हमारी मार्केट सस्ती हो गई। डॉलर स्ट्रांग हो गया तो रूपी वीक हो गया। और इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे? कम, क्योंकि हम लोगों के लिए उनकी मार्केट क्या हो गई? महंगी, तो इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे। अब मैं यहां बात करता हूं, मान लीजिए डिमांड है और ये सप्लाई है। यहां पे हमने क्या लिया? एक्सचेंज रेट, और यहां पे हमने क्या लिया? क्वांटिटी। क्वांटिटी किसकी बताइए? डॉलर की। तो ये हमारा एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो गया, दिस इज व्हाट कॉल्ड ई, दिस इज आर, दिस इज क्यू। अब सप्लाई बढ़ जाए तो क्या होगा? बोलिए, सप्लाई बढ़ने से क्या होगा? नया इक्विलिब्रियम यहां आ गया E1। इस लेवल पे, इनिशियल लेवल पे ये एक्सेस सप्लाई है, तो रेट क्या होगा? गिरेगा। तो डिमांड में क्या आ जाएगा? एक्सटेंशन। सप्लाई में क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पे डॉलर वीक हो गया, R1। पहले R था, पहले क्या था? R। अब R से क्या हो गया? R1 हो गया। तो R1 होने से क्या हुआ? डॉलर वीक होने से क्या हुआ? यहां डॉलर स्ट्रॉन्ग है, और डॉलर के वीक होने से रुपी क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। तो एप्रिसिएशन ऑफ होम करेंसी, या रुपी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, होम करेंसी। तो रुपी का स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है हम लोगों के लिए उनकी मार्केट सस्ती होगी, तो हमारे इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, और एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे? एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे? कम। और इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मैंने ये चैप्टर आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन अलग अलग ही पूछा जाएगा। जैसे बुक में ग्राफ है, वो दोनों ग्राफ एक साथ उन्होंने समझाए हैं। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, आप लोगों के एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। फिर भी कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।